दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आजकल समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आए दिन प्यार मोहब्बत इश्क की चर्चाएं सुनने के लिए मिलती है। उस पर जो कहानियां निकल कर आती है वो हमें देखने और सुनने के लिए मिलती है। उसमें से अधिकतर कहानियां ऐसी होती है जो प्यार को, इश्क को, मोहब्बत को कलंकित करता हुआ नज़र आता है, साथ ही साथ अपने घर परिवार और पूरे ख़ानदान को भी मिटा देता है, नष्ट कर देता है, वर्षों का अर्जित प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। आज ऐसे ही मैं दो कहानियों के साथ आप लोग के पास हाजिर हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह कहानी आप लोग को पसंद आएगा, और यदि पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप लोग के सामने लेकर आऊँ। दोस्तों, मैं पहली कहानी आप लोग के सामने जो रखने जा रहा हूँ वह राजस्थान के अरवल ज़िला एक लगता है, उसी के पास एक खरथैल ज़िला है। खरथैल के पास एक जगह है, वो किशनगढ़ में आता है। किशनगढ़ पर एक आदमी है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है शाहजहाँपुर, वहाँ का रहने वाला है हंसराज, और वहाँ जाता है राजस्थान में मजदूरी करने के लिए। चूँकि वो अपने बीवी और बच्चों के साथ लेकर जाता है, और पहले तो दिल्ली की तरफ भटकता है, कुछ दिन काम करता है, और फिर वहाँ से वो किसी के सहारे, किसी के थ्रू वो राजस्थान के किशनगढ़ जो क्षेत्र है, जगह है, खरथैल ज़िला के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर ईंट भट्ठे पर काम करने लगता है विद पत्नी के साथ। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम जितेंद्र है। वह वहाँ पर मुनीब का काम करता है, उस भट्ठे पर मुनीब का काम करता है। कुछ दिन जब वहाँ पर काम करता है तो उसके बाद जो हंसराज की पत्नी होती है, उसका नाम लक्ष्मी उर्फ सुनीता होती है, और वो जितेंद्र जो मुनीब होता है उसमें धीरे धीरे दोस्ती होने लगता है, प्यार मोहब्बत की चर्चाएं होने लगती है, और अवैध संबंध उत्पन्न हो जाता है। फिर जो मुनीब होता है जितेंद्र, वो किसी भी तरह से उसके आदमी को झांसे में लेकर वो अपने घर पर ले आकर उसको अपने घर का ऊपर का छत पर जो रूम था उसको भाड़े पर दे देता है, और उन लोग पति पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। नीचे जितेंद्र अपने माँ बाप के साथ रहता था और ऊपर उसके भाड़े वाले रहते थे। इस तरह से चल रहा था। इधर जो लक्ष्मी उर्फ सुनीता की जो पति होता है हंसराज, वो शराब पीता था, और जितेंद्र भी साथ में बैठकर, जो मुनीब था भट्टे का, वो शराब पीता था। इसी तरह से उन लोग में दोस्ती प्रगाढ़ होने लगा। फिर एक दूसरे के घर में भी बैठकर शराब पीने लगे, और यहीं पर एक दिन दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर होता है कि जो हंसराज होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर मारने पीटने के लिए दौड़ने लगता है। जो वो लड़का जितेंद्र होता है बीच में बचाव के लिए आता है। इस तरह से एक दूसरे पर लाछन आरोप प्रत्यारोप लगते लगते झगड़ा का रूप ले लेता है, और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। चूँकि धीरे धीरे इन लोगों ने पहले से प्लानिंग करके रखा था, जो हंसराज की पत्नी होती है और वो जो लड़का जितेंद्र होता है, और इसको जो हंसराज होता है उसको ज़्यादा शराब पिला दिया था। फिर उसको वहीं पर उसका हत्या कर देते हैं। चूँकि उस घर में 3 बच्चे और भी थे, रात का समय था, बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। जानते हैं आजकल बच्चे लोग मोबाइल कितना देखते हैं, यदि उनको दे दो तो उनके आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। उन लोग मोबाइल देखने में थे, लेकिन कभी कभी उन लोग देखते थे जो मारपीट होता था, हल्ला हो रहा था, लड़ाई झगड़ा होता, उस तरफ भी ध्यान जाता था। तो देखता था हमारे पापा मम्मी सब झगड़ा कर रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा है तो उसको मार रहा है, उस सब पर नज़र करता है। उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। उसका जो बड़ा लड़का था 8 साल का था, और वो सारी चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन फिर लास्ट में वो भी सो जाता है। सुबह होता है, देखता है कि वहीं पर हमारी मम्मी है, और जितेंद्र जो लड़का है वो भी रहता है। और फिर उस ड्रम को खाली किया जाता है। उन लोग के घर में एक नीला ड्रम था, उसको खाली किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है वो जो जितेंद्र था, और उसके बाद उसमें नमक वगैरह डालकर उसको
कपड़े से ढाँप कर वहाँ से अपने तीनों बच्चे के साथ जो महिला थी वो निकल जाता है। साथ में मकान मालिक का लड़का जो जितेंद्र था वो भी निकल जाता है और वहाँ से भागकर पास का ही एक एरिया लगता है किशनगढ़ के पास, खरथैल थाना जो ज़िला लगता है, वहाँ पर एक रामगढ़ क्षेत्र लगता है। रामगढ़ के एक ईंट भट्ठे पर सब छुप जाते हैं। दोस्तों अब 1-2 दिन बीत जाता है, वहाँ पर दुर्गंध होने लगता है, तो पड़ोसियों के कंप्लेन से पुलिस आती है और जब छानबीन करती है तो उस ड्रम में एक डेड बॉडी पाया जाता है। पुलिस पूछताछ करती है तो वहाँ मकान मालकिन भी गायब थी, मकान मालिक का जो लड़का जितेंद्र था वो भी गायब था, और जो भाड़े वाले महिला होती है और उसके बच्चे होते थे वो भी गायब थे। जब पड़ोसियों से दिखाया गया तो आसपास के जो लोग थे वो बताते हैं कि हाँ, ये आदमी आज से 2 महीना पहले यहाँ पर भाड़े पर आया था। अब पुलिस सरगर्मी से सबकी तलाश करती है, टीमें गठित करती है और जगह जगह छापा मारता है। अंततः 17 तारीख को यह घटना का उद्भेदन हुआ था। 17 अगस्त की घटना है, 17 अगस्त 2025 की घटना है, और 18 तारीख को उस रामगढ़ वाले ईंट भट्ठे से उन लोग को डिटेन कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। दोस्तों अवैध संबंधों में आजकल न जाने कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने स्त्रियां अपनी सुहाग को इस तरह से बलि चढ़ा रही है, कितने लोग अपने घर की लक्ष्मी औरतों को जान ले रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों की हत्या कर दूसरा विवाह करने के लिए सोचते हैं। इस तरह से अनेक कहानियां हैं जो हमें मर्माहत करती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमारे समाज के ऊपर गंदा गलत प्रभाव छोड़ती है, और हमारे आसपास, हमारे ज़िलों में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में ऐसे घटनाएं की बाढ़ आ गई है। हम शिक्षित हैं, हम शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें अंदर तक झकझोरती है, हमें अंदर तक हिलाती है, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे समाज के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव छोड़ती है। आज हमें इस ऐसी घटनाओं पर सोचने की ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है, और हर हालत में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए हमें जागरूक और सचेत रहने की ज़रूरत है। दोस्तों वो जो महिला थी सुनीता उर्फ लक्ष्मी, वो वीडियो भी बनाती थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती थी और अपने हस्बैंड के साथ बनाती थी, जिसका उसने कत्ल किया। उसका गला पकड़कर अपने प्रेमी के साथ रेत कर काट दिया, और वो भी मात्र, आप सोच सकते हैं, मात्र 2 महीने की उन लोग में दोस्ती हुई थी। जो ईटा भाटे का जो मुनीब था वो और उसकी पत्नी में मात्र 2 महीने ही वो भी आए हुआ था, और 2 महीने में 10 साल पहले इन लोग की शादी हुई थी। आप सोच सकते हैं 10 साल पहले शादी हुई थी, 3 बाल बच्चे भी थे, और मात्र 2 महीना के अवैध संबंधों ने हंसता खेलता एक घर कैसे उजाड़ दिया। आदमी कितना शून्यता पर पहुंच जाता है ऐसे कृत्य के आगे और पीछे। उन्हें समाज, उन्हें कानून, उन्हें अपने आप की आत्मग्लानि का डर और बोध क्यों नहीं होता है, आप सोच सकते हैं। ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोग हमारे समाज को, हमारे देश को घृणित करते हैं, अपमानित करते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक और घटना लेकर मैं आया हूँ, वो आप सबने सुना होगा, सब जान रहे होंगे, जोड़ों से भी वायरल है। वो अर्चना तिवारी की, कटनी मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है कटनी, और इस पर मैं अगला वीडियो पहले बनाया हूँ, वो अर्चना तिवारी पर बना चुका हूँ। लेकिन अभी जब वो मिल गई 13 दिन के बाद, हमारे जो मध्य प्रदेश की रेलवे पुलिस थी उसे नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल से अरेस्ट किया है, और कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटों में उसको कटनी में लेकर आएगी और वहाँ पर कागजी कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर फिर उसके घर वाले को सुपुर्द की जाएगी। दोस्तों अर्चना तिवारी एक होनहार लड़की है। अपने कॉलेज लाइफ में वो छात्र नेता भी रह चुकी है। उसके बाद वो जज बनने की अभिलाषा लेकर कटनी जाती है और वहीं पर रहकर वो एडवोकेट की प्रैक्टिस भी करती है और तैयारी भी करती है। चूँकि रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन में उसे घर आना था, घर वाले इंतजार कर रहे थे। 3 भाई हैं उनके, एक पिताजी भी हैं, माँ हैं घर में, तो उन लोग बुला रहे थे। तो इसी बीच में लड़की के
एज चूँकि 30 साल हो चुका था, उसके घर पर शादी विवाह के रिश्ते के लिए उनके पिताजी, उनकी माँ उस लड़की पर दबाव देते रहते थे और अच्छे अच्छे रिश्तों को उसके सामने पेश करते थे, लेकिन लड़की ठुकरा देती थी। लड़की अभी ना बोलती थी हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें जज बनना है, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। फिर आखिर पिता और जो माता होते हैं विवश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी जब जिसको शादी करना है वही अब ना कह रही है तो फिर कैसे कर सकते हैं, वो रुक जाते हैं। इसी तरह से फिर एक शादी तय हुआ था उन लोग को। अच्छा खाता पिता घराना में शादी तय हुआ था। लड़का पटवारी था, समाज सोसाइटी वाले था, पैसा वाले था। तो जो अर्चना तिवारी की मम्मी पापा होते हैं वो अपने बेटी के पास मैसेज देते हैं कि आपकी शादी तय कर रहा हूँ हम लोग, लड़का इस तरह से है, इस तरह से होनहार है, आप हाँ बोलो। लेकिन लड़की ना बोलती है और यहीं पर उसने एक ऐसा स्टोरी बनाती है कि पूरा देश हिल गया है। जब उसे पता चला, पूरा देश को जब पता चलता है कि अर्चना तिवारी तो जानबूझकर फरार हुई थी। आप सोच सकते हैं, ये तो मुस्कान, जो मेरठ वाली मुस्कान थी, उससे भी आगे निकल गई। मेरठ वाली मुस्कान के दिमाग से भी वो आगे निकल गई। लेकिन इसमें एक बात अच्छी थी कि मेरठ के मुस्कान जैसे वो अपने हस्बैंड को कत्ल नहीं किया, अपने घर वाले के भरोसे का कत्ल ज़रूर किया है इस लड़की ने। आज उसके पिताजी, उसके माताजी इस व्यवहार से मर्माहत हैं। इस लड़की ने उन्हें समाज में कहीं भी नहीं छोड़ा, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। दोस्तों, यह लड़की अपने एक दोस्त होता है सारांश, और उस सारांश का एक दोस्त होता है तेजेंद्र सिंह, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और बताते हैं कि हमें इस तरह से घर यहाँ से निकल कर जाना है कि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं जिंदा हूँ या मर गया, मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं पर अपने आप को छुपा चुकी लड़की वकील थी और जान रही थी कि इस तरह से हम निकल जाएंगे और कुछ साल के बाद जब हम सामने भी आएंगे तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, कारण कि हम लोग बालिग हैं और स्वेच्छा से शादी कर लें। इन लोग अपने सोची समझी राजनीति की तरह से अपना निकलते हैं इंदौर से। और इंदौर चुके रहकर पढ़ाई कर रही थी, कटनी की लड़की थी और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तो इंदौर से वो निकलती है और बाई ट्रेन इटारसी में उतर जाती है। पहले से प्लान फिक्स था। इटारसी में उसका हस्बैंड जो दोस्त होता है, फ्रेंड होता है सारांश, वो वेट कर रहा था। चूँकि ट्रेन में जब वो थी तो उसके साथ तेजेंद्र भी था जो दूरी बना के बैठा हुआ था और उसको हेल्प कर रहा था। वहाँ पर वो इटारसी में उतारता है और उसको चूँकि उस जगह का, उस एरिया का जानकारी था कि कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का अभाव है, उस क्षेत्र से होते हुए उसको बाहर निकाल देता है ताकि वो बाद में डिटेन भी हो, खोज भी नहीं हो, तो पता नहीं चले कि वो लड़की यहाँ पर से चढ़ी थी तो फिर किधर गई, क्या हुई। और इसी बीच में उसके कुछ कपड़ा वगैरह वहाँ पर छोड़ दिया जाता है ट्रेन में। बाद में जब वो ट्रेन घर पर पहुँचती है और वहाँ पर कटनी पहुँचता है ट्रेन, और जब वहाँ पर उसके फैमिली लोग इंतजार कर रहे थे और जब लड़की को नहीं देखते हैं और मात्र कुछ छोटा सा बैग, उसमें खिलौना वगैरह देखते हैं, तो सब यही सोचते हैं कि हमारे बेटी या तो गिर गई या फिर आत्महत्या कर ली छलांग लगा के नर्मदा जो ओवरब्रिज था वहाँ पर, या फिर हमारी बेटी को किसी तस्कर जो अंग का व्यापार करते हैं वो सब किसी ने उठा लिया या फिर गलत हाथ में चली गई। आखिर हमारी बेटी एसी बोगी से कैसे गायब होगी। पूरे देश में यह चर्चा जोरों से हुआ। मीडिया वाले उस मामलों को विस्तार से प्रकाशित किए। पुलिस वाले भी, जो रेलवे पुलिस वाले थे, साइबर क्राइम वाले थे, सब एक एक बिंदु की तहकीकात की। 400 से भी अधिक कैमरों को खंगाला गया। इंदौर टू कटनी के बीच में जितने भी स्टेशन थे, सब स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। हर उसके अगल बगल के गांव, घर, मोहल्ले से पूछताछ किया गया। बाज़ार में जो कैमरे लगे थे उनको डिटेल निकाले गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। हज़ारों लोगों से पूछताछ की गई, फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच में चूँकि जब कहावत है ना कि गुनाह करने वाले कितना भी अपने आप को मजबूत समझे, कितना भी तेज तरार समझे, लेकिन पुलिस यदि चाह जाती है, कानून यदि चाह जाता है तो उसके गिरेबान तक अपना हाथ पहुंचा ही देता है।
और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। अर्चना तिवारी को ढूंढते ढूंढते पुलिस नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लेती है। इन लोग पहले इंदौर से ट्रेन पकड़ते हैं कटनी का और इटारसी में उतर जाते हैं। वहाँ से सारांश के जो ज़िला लगता है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ से उन लोग बुरहानपुर जाते हैं और वहाँ से उन लोग हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद से उन लोग दिल्ली जाते हैं, सोनीपत जाते हैं। हैदराबाद से सोनीपत जाते हैं, सोनीपत से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से उन लोग, तब तक मामला हाईलाइट हो गया था, चारों तरफ गूंज हो रहा था अर्चना तिवारी किधर गई अर्चना। तो इन लोग सोच लिया कि अब हम देश में रहेंगे तो हम नहीं छुप सकते हैं, नहीं तो इन लोग विदेश निकल जाते हैं और नेपाल चले जाते हैं, काठमांडू चले जाते हैं। और फिर वो वापस लड़का वो जो सारांश था आ जाता है। लेकिन पुलिस एक एक बिंदु की तलाश कर रही थी, एक एक दृष्टिकोण से उसको जांच कर रही थी। इस बीच में साइबर का सहारा लेते हुए पुलिस पहले तो तेजेंद्र, जो उसी दिन एक दूसरे मामले में केस में वो जेल में चला गया था दिल्ली में, तो उसको डिटेन करता है, जेल में ही जाकर उसको उठाता है और वहाँ उसको पूछताछ करता है। फिर सारांश का पता चलता है और फिर सारांश के जरिए फिर वो पुलिस वाले अर्चना तिवारी तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है, यदि हमें किसी से प्यार ही करना है, शादी ही करनी है, तो फिर इतना बड़ा ड्रामा क्यों करना है? यदि हमें कोई दूसरा से ही प्यार करना है, दूसरा से ही शादी करना है, हम शादीशुदा हैं और दूसरा से करना है, तो फिर किसी का कत्ल क्यों करना है? तो इसके पीछे तो एक ही जवाब है ना, कि जो कहावत है कि प्यार का पहला अक्षर अधूरा होता है, इसलिए प्यार कहीं पूरा नहीं होता। या फिर कहा जाए कि प्यार अंधा होता है और अंधा में आदमी इतना बह जाता है कि अपने जो सोचने समझने की शक्ति है उसको खो देता है। उसके अंदर वो ज्ञान ही नहीं रहता है जो सोच सके कि क्या हम जायज़ कर रहे हैं, क्या नाजायज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोग के कहूँगा कि ऐसा तो कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन एक कतई जायज़ नहीं होता है जहाँ पर एक लड़की अपने प्यार के खातिर इतना बड़ा ड्रामा रचती है कि पूरा देश सन्न हो जाता है, पूरा देश सोचने पर मजबूर हो जाता है, पूरा देश परेशान हो जाता है। उनका घर परिवार से लेकर पूरा देश, चारों तरफ यही खबर हो रहा था कि आखिर देश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। ऐसे लोग आएंगे ट्रेन में, ऐसी बोगी में चढ़ेंगे और यहाँ से यदि असामाजिक तत्व उनको अपहरण कर लेते हैं, उनको उठा लेते हैं, तो फिर हमारी बेटी बहनें, हमारे घर की औरतें कैसे सुरक्षित बच सकती हैं। लेकिन कौन जान रहा था यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक ऐसी बेटियां पैदा हो रही है जो समाज और देश का नाम आगे बढ़ाने के बजाय वो अपने ख़ानदान के भी नाम मिटाने पर पड़ी रहती। दोस्तों, इस घटना के पीछे आपकी क्या राय है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, मुझे ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि मैं इस उद्देश्य से आप लोग के सामने यह कहानी रखता हूँ ताकि आप लोग जागरूक रहें, सचेत रहें। और किसी भी गलत काम से बचने का एक ही रास्ता है, यदि हम सचेत रहें तो हद तक उससे बच सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।